तालाब और जोहड़ जो होते हैं, पहले हमारे गाँव की और यूँ कहें कि जो हमारे शहर या कस्बे हैं उनकी भी शान होती थी। गांव की या कस्बों की जो बसावट है वो इस तरह से की जाती थी जिससे कि उनका पानी जो बहे वो जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाए, यानी ढाल का इस तरह का अंदाज़ा लगा के मकान है थोड़ी ऊंचाई को होती थी, पानी का बहाव वहाँ से जो आएगा तालाब में चला जाता था। और उन तालाबों की जो महत्ता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत बड़ी होती थी। अपने आप में जल संरक्षण का सबसे बड़ा तरीका ये कहा जा सकता है। हम चाहे अपने किसी भी प्रांत की क्यों नहीं बात करें, राजस्थान को ले लें, वहाँ का तो इतना सुंदर उदाहरण आपको गांव गांव में मिलेगा, दूसरी जगह उसको उदाहरण के रूप में लिया जाता है। दक्षिण भारत में जाएं, वहाँ बड़े बड़े तालाब मिल जाएंगे जो पीने के साथ साथ सिंचाइयों के काम आते हैं। तो ये सारी तालाबों की स्थिति, जोड़ों की स्थिति हमारे देश में देखी गई है। और अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने इस प्रकार की जो सभ्यता और संस्कृति को देखकर भारतीय जो समाज है इसको हाइड्रोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से पुकारा, यानी एक तरह से उसको विशेषण के तौर पर ये नाम दिया। तालाबों पर वैसे तो विज्ञान संचार का काम करते हैं, पर तालाबों पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है एक ऐसे शिक्षक ने जो अपने शिक्षा के साथ साथ विज्ञान की बात बच्चों के साथ करता है, लोगों के साथ करता है, आम लोगों के साथ करता है। मैं बात कर रहा हूँ श्री दीपक शर्मा की। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, विज्ञान संचार की बात आप करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने गाँवों में, अपने शहरों में आपने जन जन तक विज्ञान पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा एक काम किया है। साइंस सेंटर तो सरकारी स्तर के ऊपर प्रयास होते हैं, परंतु आपने अपने प्रयासों से राज्य सरकार की थोड़ी बहुत सहयोग से विज्ञान घर तक का निर्माण कर डाला। और कई बार क्योंकि जब समस्या होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए काम आगे करते हैं। इसी तरह की एक समस्या आपके सामने कभी आई कि जो तालाब हैं वैसे तो अपने आप में सभ्यता और संस्कृति का केंद्र होती हैं, पर यदि सही तरीके से उनकी बसावट नहीं हो, पानी का निकास या उनमें जाने का तरीका नहीं हो, तो वो भी कई बार आपदा के रूप में नजर आने लग जाते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो तालाब हैं, जोहड़ हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए यादव सर, जो मैं महसूस किया है कि पहले जो गांव में तालाब हुआ करता था वो सूख जाया करता था जून के महीने में, और उसके नीचे की जो चिकनी मिट्टी थी उसे गांव के लोग उखाड़ कर खोद कर लेके चले जाते थे, और उसमें से कसेरू एक फल निकलता था जो हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब से एक नया विकास हुआ तो उसके साथ साथ खतरनाक चीज़ें भी आ गई। समरसेबिल एक कंसेप्ट आ गया, बिजली आ गई गांव में। जब बिजली आई, ये समरसेबिल आया तो बेलगाम हो गए ये सब, और इनका जब तक बिजली है तब तक वो समरसेबिल से जो पानी है वो बह रहा है, और बहते बहते वो जोहड़ और जो तालाब हैं हमारे गांव के उनमें भरने लगा। भरते भरते ये एक उस कंडीशन में पहुंच गया जिसे हम मार्सी बोलते हैं, जो दलदल एक इलाका बन जाता है, और जलकुंभ भी, और एक ऊपर की लेयर, नीचे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो पानी की ऊपर लेयर पर ही केवल जो है ऑक्सीजन बचती है उसमें, तो उसका नुकसान होने लगा। और ये एक तरीके से तालाब जो हमारे फ़ायदे और रिसाइकिल, जैसे आपने कहा कि बहुत बढ़िया तरीके हमारे लिए लाइफ स्टाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ करते थे, वो तालाब एकदम से दो खतरनाक रूप में विकृत रूप ले लिए। पहला रूप ये आया कि वो अच्छा शर्मा जी, हाँ, किस तरह के रूप धारण करें इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है आपने है दिल्ली के आसपास है, जैसे गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और इधर सोनीपत, पानीपत, इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। हाँ, क्योंकि पानी जमीन से या तो नहरों से जैसे पहले आती थी, अब नहरों के साथ साथ उन्होंने आपने कहा कि पानी का जो निकासी है बहुत ज़्यादा होने लगी, तो सबमर्सिबल जो पंप है वो लोग किसान लगाने लगे, चाहे पीने का पानी हो या खेत में सिंचाई करने का पानी। हाँ, और क्योंकि बिजली फ्लैट रेट सिस्टम होता है, 5 घंटे आई तो भी ट्यूबवेल चलता रहता है, हाँ, 10 आई तो भी चलता रहता है। वो पानी कई बार है, जैसे आपने कहा कि जमीन का दोहन ज़्यादा, हाँ, जमीन का दोहन होने के साथ साथ जब
बिना प्रयोग के इधर उधर बहेगा तो समस्या भी गाँव में या कस्बों में क्रिएट कर देता है। ये नुकसान उन्हीं गांव वालों को होगा जो दोहन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं वो। तो पानी रिचार्ज नहीं हो रहा, हाँ, पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है, सरकार पूरा ध्यान दे रही है, ये तो एक समस्या है। पर इसके साथ साथ आपने कहा जब पानी बाहर आके बहता है, इकट्ठा होता है, एक तरह से मार्शी लैंड जिसको दलदल वाली जो जमीन है गांव के आसपास पड़ोस में जहाँ इस तरह का पानी भर देता है, वो परिस्थितियां बना देता है। तो किस तरह की समस्या है वो बन जाती है। इससे जो समस्या ये है कि एक तो तालाब के आसपास के जो किसान हैं उनकी जमीनों को हड़पने लगा ये तालाब, अपना आकार बढ़ाने लगा, पानी की मात्रा जब इतनी ज़्यादा होने लगी। और दूसरा एक खतरनाक काम ये हुआ कि जो 10-12 साल के हैं, जो पिछले 3-4 साल का मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि करीब 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। वो बच्चे उस दलदल में चले गए और वो फंस गए और ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से मर गए। वो मतलब उन तालाब में ख़त्म कर दिया उन बच्चों को। जैसे ये जो इस तरह के जैसे तालाब तो मैं नहीं कहूँगा, दलदल ही, अब तो ये दलदल हो गए, तालाब दलदल में कन्वर्ट हो गए। तालाब की अपनी एक सीमा होती है, उसके चारों तरफ है एक मतलब जिसको क्या बोलते हैं मांड या जो है दीवार बाउंड्री होती है, और उसकी सीमा के अंदर पानी आता है। ज़्यादा पानी यदि बहुत आता है तो वो बहकर नदी में चला जाता था या दूसरी तालाबों की नहीं। एक चीज़ और थी याद सर कि तालाबों की सफाई होती थी, वो तालाबों की सफाई भी नहीं हो रही। तो तालाबों की सफाई हो रही थी, पानी जो भी पानी आ रहा है वो सब रिचार्ज हो जाता था, ज़मीन में चला जाता था। लेकिन ज़मीन का पेट ही नहीं भर पा रहा है, ज़मीन में से निकाले जा रहे हैं कंटिन्यू हम पानी को, और उसका जो विकृत रूप है वो हमें ये दिख रहा है। जमीन से पानी निकाल, जमीन में पानी नहीं है, ऊपर जो पानी आके इकट्ठा हो रहा है वो नीचे नहीं जा रहा है, वो नीचे नहीं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जिसके कारण ऊपर वाला पानी नीचे नहीं जा पा रहा। उसकी परिस्थिति इसलिए हुई कि वो जो लगातार जब पानी भरा रहा तालाब में, हर साल या कुछ समय के बाद में इनको सफाई की जाती थी, इस तालाब की ज़मीन की नीचे की मिट्टी को निकाला जाता था। लेकिन वो तालाब की मिट्टी निकल नहीं रही क्योंकि पानी सूखा नहीं, तो तालाब सफाई कैसे हो। और तालाब सफाई न होने से नीचे की जो लेयर है एक तरीके से वो बड़ी प्लास्टर की तरह से हो गई मजबूत, उसमें वो पानी और ऑक्सीजन आना जाना जो ट्रांसपेरेंट है वो ब्लॉक हो गया। एक तरह से चिकनी मिट्टी जो है वो पूरा लेयर ब्लॉक हो गई, और उससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी खत्म हो गई पानी की। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ना तो पेड़ पौधे होंगे और ना ही कोई इंसेक्ट या कीटाणु या जीव जो हैं उस पानी के जो जीव हैं उसमें पनपेंगे। अब क्या हुआ कि उस तालाब को पानी के अंदर की नीचे की लेयर में तो खत्म हो गई, लेकिन ऊपर की लेयर में एक जलकुंभी, एक अलग जीव मतलब पौधों ने ले लिया, और उसके साथ साथ में बहुत सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इस तरह के आने लगे। करीब एक नई प्रजाति, एक नई जन्म ले रही है वहाँ पर। पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है पर्यावरण का वो प्रभावित होगा। जहाँ पहले सूखा क्षेत्र होता था वहाँ इस तरह की दलदल बन गई, और आजकल जहाँ दलदल होती थी वहाँ पानी का इतना अधिक दोहना है, वो दलदल खत्म हो रही है। तो इस तरह से पर्यावरण में या हमारा जो तंत्र है, जल तंत्र या जो भूमि तंत्र है वो प्रभावित हो रहा है। इसमें हमारी भूमिका तो है ही, पर कोई परिस्थिति को बिगाड़ने में भी हमारा ही यानी मानव का ही हाथ होता है, इंसान का ही हाथ होता है। यदि उसको हम वापस पटरी पर लाएं तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, तो, क्योंकि आप जब इस तरह की परिस्थितियां देखते हैं तो कुछ काम आपने किए हैं धरातल के ऊपर। यदि इस तरह की परिस्थिति बन जाए, जो दलदल बन जाए, क्या उससे निपटा जा सकता है? नहीं, निपटा तो हर एक चीज़ से जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें नियत और हमारा जो कहना चाहिए जो किसान है, जिन लोगों के गाँव के अंदर ये तालाब है, उस तरह के लोकल किसानों को एक अवेयरनेस, और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये आप ही की औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए नुकसानदायक है, आप ही को नुकसान पहुंचा रही है, वो अपने लिए ही नुकसानदायक परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्हें अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, ताकि पानी का एक तो दोहन कम से कम करें और पानी का वेस्टेज कम से कम करें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है जब इस तरह की समस्या आ जाती है, क्योंकि कई बार आप बच्चों के साथ काम करते हैं, शिक्षक तो है ही, इसके साथ वैज्ञानिक जो संचार की बात है, कम्युनिकेशन की बात है वो भी करते हैं, और बच्चों को चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है या बाल विज्ञान कांग्रेस है उनमें भी ले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी आप छात्र छात्राओं को ले जाते हैं। जब इस तरह की समस्या आ जाती है तो क्या अपने अध्ययन या शोध के लिए इस तरह की प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लिया जा सकता? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की, क्योंकि ये एकदम से मेरे दिमाग में आया और मैंने देखा कि जब इस तरह के नुकसान हो रहे हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं,
बच्चा गलती से पानी में मछली पकड़ने के लालच में या जानवर के साथ पानी के साथ, पहले तालाब में बच्चे नहाते भी थे, जानवर भी नहाते थे, अब वो उस तालाब में नहीं नहा सकते, वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाती। नहीं होता क्या, तालाब के अंदर जैसे आपने कहा था नहाते थे, पशु भी जाते थे, तो एक तरह से ये जो उसका भाव है इनडायरेक्ट रूप से बना रहता था, उसमें ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो होता है। और ये तो पानी ठहरा हुआ है, दलदल बन गई, तो इस तरह की परिस्थितियों में ना ही उसमें पशु जाते या इंसान कोई दूसरी गतिविधियां करता, तो जो ऑक्सीजन का उसके साथ मिश्रण वाली जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। बिल्कुल। और यही हो सकता है, आपने कहा कि वहां पर मछलियां बहुत कम या तो पनपती नहीं है, तो बहुत रेयर होती हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं पनप पाते, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति यदि बन जाती है तो पूरा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो विकसित हो जाता है, जिससे कि उस प्रकृति का या उसे जिसको नीक बोलते हैं उसका वो संतुलन बना रहता है। आपने कहा कि एक जो जलकुंभी है इस तरह के ठहराव वाले पानी में इकट्ठा हो जाती है, पर कुछ जगह में बड़े अच्छे अध्ययन हुए हैं, शोध हुए हैं, जलकुंभी को खत्म करने के लिए, इस तरह की परिस्थितियों को वापस पुनर्जीवित करने के लिए उसे को आप बायोलॉजिकल जो खाद है उसमें काम ला सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या काम किया जा सकता है या करने का? नहीं, किया तो जा सकता है, लेकिन उसको करने के लिए हर गांव में एक प्लान बनाना पड़ेगा ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। समस्या ये है कि वो कहानी हम बचपन से पढ़ते आए कि सारे चूहों ने एक सभा की कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। ये जो जलकुंभी विकराल रूप लेती जा रही है, तो मेन चीज़ तो ये है कि उन्हें ही सोचना पड़ेगा लोकल लेवल पे। बाहर का आदमी जाके काम करेगा तो वो उन्हें अनिजी सा महसूस होगा, वहीं लोकल ही गांव के लोगों को समझना पड़ेगा, उन्हीं को इस जलकुंभी को क्या फ़ायदे हैं। हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा मटेरियल तैयार कर दें, उन्हें एक रास्ता बता दें, मार्ग कर दें, अवेयर कर दें कि इससे ये फ़ायदे हैं और इससे ये फ़ायदे लिए जा सकते हैं और इसको इस चीज़ से बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें उनको अपडेट करके हम दे दें और इनका ही ग्रुप बना दें, टीम बना दें, ताकि वो टीम काम कर सके। सरकार के भी अपने प्रयास हैं और जो है कि बायो फर्टिलाइज़र है उसके ऊपर जोर दिया जाए, केमिकल के ऊपर कम से कम जोर दिया जाए। आजकल जो अपने जैविक जो खाद्य पदार्थ हैं ऑर्गेनिक, उनके ऊपर भी बहुत जोर होते जाती है। इस तरह की यदि हम पद्धति को अपना लें तो एक समस्या खत्म हो जाएगी, दूसरा काम है वो हमारा हल हो जाता है। बिल्कुल। तो लोगों को या पंचायत को इन्वॉल्व करके क्या इस तरह के काम को नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल, पंचायत को और ग्राम पंचायत को, जो खास तौर से ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, ये इसमें इन्वॉल्व होकर पूरा काम कर सकते हैं। और जो सोच है उनकी, जो पहले तालाबों को अतिक्रमण करने की जैसे शहरों में भी होता था, अब वो सोच थोड़ा सा कंट्रोल हो गई है, लोग समझ गए हैं कि इसको तालाब की भूमिका को। लेकिन अभी तालाब की जो भूमिका दूसरे रूप में जा रही। पहले तो कहते थे तालाब में पानी नहीं है, सूखे हैं, तो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। अब मामला दूसरा हो गया है, पानी का दोहन ज़्यादा हो गया, तो वेस्टेज पानी जो है अब पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा। अति किसी भी चीज़ की थोड़ी सी खतरनाक होती है। बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है और उनकी ज़मीन को भी खा रही है, किसानों की ये ज़मीनों को भी नुकसानदेह पहुंचा रही है, उनकी ज़मीनों को अतिक्रमण कर रही है। अच्छा, कई बार इस तरह की समस्या पहले तो होती नहीं थी। गन्ने की सिंचाई करना, इस तरह की है फसल की सिंचाई कर देते थे, पानी का जो सर्कुलेशन है वो जारी रहता था, तो पानी या जिस दलदल की आप बात करते हैं उसके बनने के तो सवाल ही नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते थे। अभी जो आपने कहा सबमर्सिबल पंप लग गए, उसके कारण से समस्या बन गई। हाँ, उसका लिमिटेशन है ना। गांव में फ्लैट रेट जैसे की बात हुई हमारी कि बिजली का फिक्स रेट है कि 10 रुपये देना है या जो भी देना, 100 रुपये महीना या 200 रुपये महीना देना है। अब 200 रुपये में 24 घंटे चलाओ या 1 घंटे चलाओ, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब तो ये कहा जा रहा है कि पानी तो वैसे भी हमारी संस्कृति में तो पानी को बहुत बड़ा अहम महत्व दिया गया है। ये भी कहा है कि यदि आप नदी में जा रहे हैं तो उसका पानी भी इधर उधर आप बहा रहे हैं या उसको गंदा कर रहे हैं, वो भी पाप और पुण्य के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे कि आदमी कहीं ना कहीं एक उसके मन में दहशत रहे, नहीं यार ये मैं काम कर रहा हूँ, ये गलत है। पानी के कुओं को पूजा इसलिए तो जाता था, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज होते, शादी ब्याह में देख लीजिए हर जगह कुएं को पूजना, नल को पूजना, ये सब उसी। और गाँव में जो तालाब है, जो जोहड़ है, वो बन भी इसी तरह से जाते थे, आपसी सहयोग से। एक तरह से जिसको कहते हैं कभी मेला है, कोई बार त्योहार है, उसी में उस जगह विशेष से मिट्टी निकाल के बाहर डालने की जो प्रवृत्ति थी, आदत थी, या एक हमारे संस्कृति में थी, वो खत्म हो गई।